अभी अभी हम लोगों ने जो ऊपर वीडियोस देखे उसके बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशंस किए। आप देखिए उसके बेसिस पे 12.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बना सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की जो 12.1 एक्सरसाइज है वो तुमसे बन जाएगी। तो एक बार मैं ओवरव्यू उसका डिस्कशन कर देती हूँ कि कैसे कैसे इनके सवालों को अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड तुमको कुछ सवाल भेजे जाएंगे, तुमको वो करके चेक करवाना है। डन, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो पहला क्वेश्चन जो तुम लोगों के पास है उसमें बोला जा रहा है कि आपके पास दो सर्कल्स है, एक 19 सेंटीमीटर का और दूसरा 9 सेंटीमीटर का। बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स। हे भगवान, देखने में ऐसा लगता है कि अरे कितना कठिन है, बनेगा नहीं, क्या बोलना चाह रहा है, बट अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझो तो वो बहुत ही आसान है, सिंपल है। आपको सिर्फ इंग्लिश समझनी है। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक ऐसे सर्कल का रेडियस ढूंढिए जिस सर्कल का सर्कमफरेंस इक्वल होगा। मतलब आपको जिस सर्कल का रेडियस ढूंढने को बोला जा रहा है, लेट्स से नए वाले सर्कल का, तो उस नए वाले सर्कल का जो सर्कमफरेंस होगा वो दो छोटे छोटे सर्कल्स के सर्कमफरेंस के एडिशन के बराबर है। यानी कि सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, इस तरीके से। डन, ओके मैडम। अभी जो पुराना सर्कल था उसका जो पहला रेडियस था वो 19 सेंटीमीटर था, और जो पुराना सर्कल था उसका रेडियस कितना था? 9 सेंटीमीटर था। अब ये जो आपको पुराने सर्कल के रेडियस 9 और 19 आपको जो ये दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पूरी दुनिया जानती है, कितना होता है? इट इज़ 2 पाई आर। आर की जगह आर न्यू, वैसे ही यहाँ पे C1 की जगह 2 पाई R1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 पाई R2। अब अगर मैं राइट साइड से 2 और पाई अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, है ना, और लेफ्ट हैंड में आएगा 2 पाई R और न्यू। अब देखो 2 पाई और 2 पाई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आर न्यू मतलब जो नए वाले सर्कल का रेडियस निकालना है वो दो पुराने सर्कल के रेडियसेस के एडिशन के बराबर है। इससे आप कोई फॉर्मूला रट मत लेना कि आर न्यू इक्वल टू R1 प्लस R2। आप कुछ रट मत लेना, ठीक है, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल वाली हरकत मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था सम, इसीलिए बीच में प्लस आया है। अन्यथा अगर कल को क्वेश्चन में बोला जाता डिफरेंस तो वहाँ पे माइनस भी आ सकता था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जाता प्रोडक्ट तो बीच में मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता था। क्वेश्चन में बोला जाता डिवीजन तो बीच में डिवीजन भी आ सकता था। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन बनानी है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कभी भी वैल्यूज़ को पुट मत करो। हमेशा पहले आप जितना कॉमन निकाल सकते हो पहले आप हमेशा कॉमन निकालो, जो कैंसिल आउट कर सकते हो पहले आप उतना कैंसिल आउट करो, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उन दोनों चीज़ों का जब पूरा ऐसा हो जाए कि नहीं भैया अब तो और कॉमन निकल नहीं सकता, नहीं भैया अब तो और कैंसिलेशन हो नहीं सकता, तब जाके आप फिर क्या कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, है ना। अगर मैं पहले ही 2 और पाई की वैल्यू डाल देती तो कोई फ़ायदा होता क्या मुझको? मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता यार, क्यों होता बताओ, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए मैंने उनको अभी पुट किया। खैर अभी देखो आर न्यू मेरे मतलब R1 कितना है 19 सेंटीमीटर, R2 कितना है 9 सेंटीमीटर, तो R1 की जगह आ जाएगा 19, R2 की जगह आ जाएगा 9, तो ये एडिशन करके कितना हो गया 28। तो यहाँ से आर न्यू मेरे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। आप लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, यानी कि वो जो नया वाला सर्कल है उस नए वाले सर्कल की रेडियस 28 सेंटीमीटर होगी।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा, उनकी स्टेटमेंट क्या है उन स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपना आंसर निकालना होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या होता है, ये स्टेटमेंट से कंडीशन बनाना। अगर आपने कंडीशन बना लिया तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियसेस आपको एक के 8 सेंटीमीटर और एक का आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। खैर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास 2 सर्कल है और 2 सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है। तो एक को मैंने ले लिया R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और दूसरे को मैंने ले लिया R2 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड आ गया एरिया, मतलब एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका एरिया इक्वल होगा 2 पुराने एरियाज के एडिशन के बराबर। यानी कि ये एकदम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बल्कि वही है, मैं ये कहूँगी सिमिलर है। बस फ़र्क इतना है कि ऊपर सरकमफरेंस था, यहाँ पे इस बार एरिया है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब नया वाला एरिया या चाहे पुराना वाला एरिया, सर्कल सर्कल होता है और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे पाई आर न्यू उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अगर तुम पाई कॉमन निकाल लो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। दोनों तरफ का देखो पाई कैंसिल आउट हो गया। अभी आपको नया वाला R कैलकुलेट करना है जो कि 2 छोटे छोटे R के एडिशन के स्क्वायर के बराबर है। इसीलिए मैंने कहा कभी कंडीशन मत रट लेना। जो स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि चलो कंडीशन रट लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमेशा R न्यू इक्वल टू R1 प्लस R2 कर लेंगे जहाँ पे भी हम सम वर्ड देखेंगे। तो अब बताओ क्या यहाँ पे एडिशन है क्या, सिर्फ नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर भी है। सो इसीलिए कभी रटना मत, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन कंडीशंस। ठीक है। खैर अभी आपको एक रेडियस कितना दिया है 8 और दूसरा कितना दिया है 6। तो R1 की जगह हो गया 8 का स्क्वायर, इसकी जगह हो गया 6 का स्क्वायर। अच्छा अब इसका आंसर आएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 मिला के कितना हो गया 100। तो R स्क्वायर न्यू यहाँ से कितना आया 100। तो अगर कोई मुझसे R न्यू पूछेगा तो R न्यू कितना आ गया 10। अब यहाँ पे देखो कुछ बुद्धिजीव होते हैं, जो बुद्धिजीव ये वाली हरकत करते हैं, ये रॉन्ग है। मैं आपको मिस्टेक बता रही हूँ, रॉन्ग वाली चीज़ें बता रही हूँ, रॉन्ग जो आपको नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करना है। वो क्या है, वो लोग पता है क्या करते हैं, ये करते हैं मतलब जो स्क्वायर होता है ना, उस स्क्वायर को निकाल के इधर ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं, फिर 8 प्लस 6 कर देते हैं और 8 प्लस 6 उनके अकॉर्डिंग 14 होता है, फिर 14 का स्क्वायर करके वो 196 करते हैं। तो ऐसी कोई भी बुद्धिजीवों वाली हरकतें आपने नहीं करनी है, क्योंकि आप इस तरीके से स्क्वायर को कॉमन या किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर को आप कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके। तो वी आर डन, यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो देखो दोनों सवाल कितने आसान थे, चुनमुन मुनमुन से थे। ऐसे सवाल आपको अपने पेपर में भी मिलेंगे, बस वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो इस टाइप के सवालों पर हम लोग भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग वैरायटीज़ के, और उसके बाद ताकि प्रैक्टिस तुम्हारी इतने अच्छे से हो कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल तुम्हें अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो तुमको बनना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आपको ऑलरेडी यहाँ देखो डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो आप अपने टर्म के MCQ वाले पेपर में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बोर्ड्स की तरफ से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको MCQ के तौर पे दिया जाएगा। हाँ, बट इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान तुम क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करो। जैसे कई बार होता है ना, जैसे हम लोग कई बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें 8-10 स्टेप्स होती हैं। 8-10 स्टेप्स में हम लोग पहले बात करते हैं, पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस का ये करेंगे, वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे। तो हो सकता है आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन में ना पूछा जाए, पेपर में ना पूछा जाए, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आपसे पूछे जाएं,
है ना। अब जैसे कि देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लेंदी है, गोल्ड भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है यार, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में इस टाइप के जो ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको पेपर में कैसे पूछेगा, वो भी एमसीक्यू की तो नहीं पूछेगा, ऐसा कई लोगों का मानना होता है। ऐसा मत सोचो कोई भी क्वेश्चन लेंदी है इसलिए वो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा मत सोचो। हो सकता है वो क्वेश्चन शॉर्ट करके पूछ ले। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इतने सारे कलर्स की रिंग दी है, आपको इतने सारे कलर्स की रिंग क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी ना जाए, सिर्फ आपको 2 रिंग दे दे, गोल्ड और रेड, हो गया देखो आपका क्वेश्चन शॉर्ट, और पूछ ले आपसे आंसर, फिर क्या करोगे। तो ऐसे में क्वेश्चंस को छोड़ना मत, बिकॉज अगर आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे यार पेपर में तो बनेगा ही नहीं। तो कई लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि अच्छा ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है इसलिए छोड़ दिया टीचर्स ने। नहीं छोड़ना है आपको। क्वेश्चन अगर शॉर्ट करके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कल को इस तरीके से पूछ लिया जाए कि एक प्लेग्राउंड है, उसके आजू बाजू टहलने के लिए लोगों के लिए वो टाइल्स लगाई गई है, बताइए कि उस बीच से गार्डन का एरिया कितना है, उसी टाइप का, फिर तो इसे छोड़ना मत। खैर पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस एक्सरसाइज पे टोटल 5 सवाल हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले ये है, इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में वैल्यूज चेंज कर करके आपको पूछा जा सकता है। इन सारे सवालों को सॉल्व करते वक्त एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर जो आपको आपके दिमाग में याद रखना है। डिस्क्लेमर मतलब वो जब अपन कोई भी मूवी या कोई नाटक वगैरह देखते हैं तो उसके पहले लिख के आता है ना, इन सारे कैरेक्टर्स का रियल लाइफ से कोई वास्ता नहीं है, ये एक काल्पनिक कथा है, काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, किसी की असल ज़िंदगी से इन सारी चीज़ों को रिलेट नहीं किया गया है। याद आ रहा है, बस वैसे ही। तो ये डिस्क्लेमर देखो क्या है, अभी इस डिस्क्लेमर की तरफ हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले ऑलवेज केयरफुल अबाउट यूनिट्स। यूनिट्स को लेकर आपको क्या रखनी है, केयर रखनी है। क्यों रखनी है, क्या होता है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस के कुछ डेटा में आपको यूनिट दी हुई है आवर, कहीं आपको यूनिट दी हुई है आपको लेट से किलोमीटर पर मिनट, तो ऐसा नहीं चलेगा। या तो यूनिट पूरे क्वेश्चन में एंटायरली आवर होनी चाहिए, या तो पूरे क्वेश्चन में यूनिट एंटायरली मिनट होनी चाहिए, या तो सेकंड होनी चाहिए, कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर आधा इधर का आधा उधर का, ये वाला काम नहीं चलेगा। खैर ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है 10 मिनट्स और दूसरा दिया है देखो 66 किलोमीटर पर आवर, और एक तीसरा दिया है डायमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर और यहाँ पे देखो यूनिट है किलोमीटर। चलेगा क्या ये वाला काम? नहीं चलेगा मैडम, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये वाली चीज़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, याद रखना, बिल्कुल नहीं चलेगी ये वाला काम। क्यों? क्योंकि यूनिट्स अगर आपकी अलग हैं तो आपका आंसर 100% गलत होगा ही होगा। यू हैव टू करेक्ट आउट योर यूनिट्स। आपको अपनी यूनिट्स को ठीक करना है बिफोर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट्स ठीक करिए। जैसे कि आपको डायमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया है और आप मुझे कह रहे हो कि नहीं मैडम आई एम कंफर्टेबल विथ 80 सेंटीमीटर, तो डोंट चेंज 80 सेंटीमीटर फॉर एनी वन, नो नीड ऑफ चेंजिंग। अच्छा, बट अभी आपको कार की जो स्पीड दी हुई है वो स्पीड आपको कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब अपॉन आवर। तो ऐसे में यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द वर्ड पर आवर, है ना। वहाँ पे जो ये वर्ड है पर आवर, आप उस वर्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ऊपर में आंसर सेंटीमीटर में है और यहाँ पे आपका यूनिट किलोमीटर में है। तो क्या करें? यू हैव 2 चॉइसेस, या तो आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो आईड ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा बड़ी यूनिट को कन्वर्ट किया जाए छोटी यूनिट में, बिकॉज बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डिवाइड। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना चाहूँ, डायरेक्टली आप मत जाइए, पहले आप किलोमीटर से मीटर जाइए ताकि गलतियाँ आपसे ना हो। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो देखो ये 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया मीटर पर आवर में, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ,
तो मेरा आंसर तो देखो पहले से किस में आ चुका है, मीटर में आ चुका है। अब अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक और बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर आवर में, है ना, समझने वाली बात। ओके, तो इस तरीके से मेरा जो आंसर है, जो मेरी स्पीड है, वो मेरी किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। बट एक और दिक्कत है मैडम, स्टार्टिंग में जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम हमको दिया है 10 मिनट्स। आप एग्री कर रही हैं, हाँ दिया है, परंतु यहाँ पे जो यूनिट दी हुई है, ये यूनिट क्या है, आवर्स। तो इस आवर को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ मिनट्स में, वेरी सिंपल। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए आवर को मिनट में। अब देखो आवर आपके कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो आप डिनोमिनेटर में जाकर लिख देंगे 60, और इस तरीके से आपका जो आंसर पहले आर में हुआ करता था वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो चीज़ पहले आर में होती थी वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपकी स्पीड आ गई सेंटीमीटर पर मिनट में। अब कई लोगों को यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है कि मैम जब हम आवर से मिनट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, बट आपने तो डिवाइड बाय 60 कर दिया। आपको नहीं लगता आपने गलत किया है? मैंने गलत नहीं किया है, तुम्हारे कंसेप्चुअल एरर है। ध्यान से सुनो, अगर कल को ये चीज़ ऐसी लिखी है 66, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट करके रखना, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो वो लोग अभी इसको सीख सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको ऐसा लिख के दिया है 66 किलोमीटर, ठीक है, तो आप लिखोगे 66 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल बी योर मीटर। बट अगर कल को किसी ने ये लिख दिया, ठीक है, 66 अपॉन किलोमीटर, तब आप क्या करोगे, तब उस सिचुएशन में आप 66 में किलोमीटर इस बार कहाँ है, अपॉन में, तो आपको अपॉन में जाकर ही 1000 लिखना पड़ेगा। कोई किलोमीटर या कोई भी यूनिट कहाँ पर है, आपको उसी के जगह पर उसका कन्वर्जन फैक्टर लिखना पड़ता है। अगर ऐसा लिखा है 2 आवर्स और मुझे बोल रहा है कि मिनट में कन्वर्ट करो, क्योंकि आवर्स न्यूमरेटर में है तो मैं लिख सकती हूँ 2 × 60 मिनट्स। बट अगर मान के चलते हैं कि ये चीज़ ऐसी लिखी है 2 अपॉन आवर्स, तब मेरे को डिवाइड में ही जाकर 60 लिखना पड़ेगा। समझ, तब मेरे को डिवाइड में ही जाके 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट जहाँ पर है उसका कन्वर्जन फैक्टर भी आपको वहीं पे लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, तो हो गई हमारी इतनी बातचीत। अच्छा, अब देखो ये जो कार के व्हील वाले सवाल होते हैं, ट्रक का व्हील, किसी भी चीज़ का व्हील, है ना, कोई भी व्हील टाइप का अगर कोई सवाल होता है, इनका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। इस पूरे क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा ये होता है, सबसे पहले स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। इसी फॉर्मूले से आपका पूरा का पूरा दुख दर्द शांत होने वाला है। दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी विथ यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 जो आपको ध्यान रखना है वो ये, व्हील वाले क्वेश्चन को करते वक्त डिस्टेंस का मतलब होता है सरकमफरेंस, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब होता है सरकमफरेंस ऑफ व्हील, डिस्टेंस का मतलब होता है सरकमफरेंस ऑफ व्हील, दैट्स ऑल, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ व्हील, दैट्स ऑल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, रिवॉल्यूशंस, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग, है ना, दैट उसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जो भी परफेक्ट इंग्लिश बैठती है उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलो बढ़िया है। तो अभी इसी क्वेश्चन के आगे अब हम कंप्लीट करें अपनी बातचीत, बिल्कुल करते हैं, शुरू करते हैं। क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में, अ व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई चक्का दिया है, चक्के का अगर आपको डायमीटर दिया है, तो आप उस चक्के के डायमीटर से आपको ये नहीं लगता कि आप वहाँ से सबसे पहली चीज़ उसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। लो मैडम, हमने रेडियस निकाल दिया व्हील का, कितना आ गया 40। अगर आपका रेडियस आ चुका है तो आपको ये नहीं लगता कि आपको उस व्हील का सरकमफरेंस निकाल लेना चाहिए? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7,
आप वैसे 3.14 भी ले सकते हो, बट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी में एकदम स्पेशली प्रिस्क्राइब किया गया था कि आपको पाई की वैल्यू कहाँ पे कितनी यूज़ करनी है, 22/7। इसीलिए मैं क्या ले रही हूँ, 22/7 ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, रेडियस आपका कितना आ गया, 40। प्लीज़ अवॉइड योर कैलकुलेशंस इन डेसिमल, आप उसको अवॉइड करिए, डेसिमल में करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो 2 × 22 इट विल बी 44, 44 × 4 दैट विल बी 176, ठीक है। और 176 0 / 7, अगर वो 7 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है देन इट्स वेल एंड ओके, आप डिवाइड कर दीजिए। बट अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है देन काइंडली प्लीज इग्नोर इट, कीप इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में रख दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। तो इस तरीके से सरकमफरेंस ऑफ व्हील मेरे पास इतना आ गया। बल्कि पता है, मैं तो स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि मल्टीप्लाई भी मत करो यार, उस चीज़ को ना ऐसे ही छोड़ दो, 2 × 22 × 40 उसको ऐसे ही छोड़ दो। बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैडम अब क्या फ़ायदा, अब देखो आपको दिया क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया है 10 मिनट्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है स्पीड, ओके। तो बस आप वही अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट फ़र्क इतना है कि इस व्हील वाले क्वेश्चन में आप डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखेंगे, सरकमफरेंस ऑफ व्हील, और मल्टीप्लाई में आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी लिखने पड़ेंगे, है ना। और टाइम की जगह आप टाइम लिख दीजिए, मेरा कुछ नहीं जाता है। हाँ, अब वैल्यूज़ पुट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि सबकी यूनिट्स बोलो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही देखो मैं सबकी यूनिट सेम कर चुकी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड पहले किस में दी थी, किलोमीटर पर आवर में, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किस में, सेंटीमीटर पर मिनट में, है ना। अच्छा, इसका डिवाइड बाय 60 लिखते चलो, इसका डिवाइड बाय 60 लिखते चलो, है ना। तो हमने लिख चुके हैं स्पीड, ओके। स्पीड की वैल्यू डाल दीजिए, क्या है स्पीड की वैल्यू, 6 5 बार 0, है ना, डिवाइड बाय कितना, 60, ये हमारी स्पीड है। सरकमफरेंस ऑफ व्हील देखो मैडम अभी अभी हमने ताज़ा ताज़ा ऊपर निकाला है, 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय कितना, 40 डिवाइडेड बाय 70, ये हमारा सरकमफरेंस है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो कई बार दिया रहता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 हुए हैं, 15 हुए हैं, अगर दिया है तो लिखो, अगर नहीं दिया है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया। डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 10। डन, सारी वैल्यूज पुट कर दी, बस अब कुछ नहीं है, अब आपको कैलकुलेशंस करनी है। देखो 1 0 कट गया ये, अच्छा और क्या, 1 मिनट, और क्या कैंसिलेशन हो रहा है वो कैंसिलेशन भी कर लेते हैं। 70 और 40 का 0 कट गया, ये 2 1 हो गया, ये 2 5 हो गया, जितना काट सकते हो उतना काटो। ये 6 1 हो गया, ये 6 11 और कितने जीरोस आ गए, 3। अब जब और कैंसिलेशन आपको नहीं दिख रहा है तब आप चीज़ों को शिफ्ट करिए, जैसे कि आप क्या कर देंगे यहाँ पे 11 और पीछे में 3 0, ये मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर, और डिवाइड में आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 4, ये नीचे वाला 5 ऊपर। अभी भी देखो और कैंसिलेशन का स्कोप दिख रहा है, ये कैंसिल आउट होगा, 11 1 और ये 3 जीरोस, और ये 11 2 क्या मैडम और कैंसिलेशन का स्कोप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2 1 और ये 500। क्या मैडम और कैंसिलेशन का स्कोप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं कैंसिल कर सकती हूँ 500 को 4 के साथ, क्या हो जाएगा 4, अच्छा पहले लिख लेती हूँ नीचे। अच्छा, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है, तो देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 4, आप कैंसिल कर दीजिए उसको 500 को 4 से, तो 4 1 फिर बचेगा 1, 4 2 8, फिर बचेगा 2, ये आएगा 125। यानी कि फाइनली मेरे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने वो कर रहा है वो मुझे पता चल गया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने वो कर रहा है, 125 मल्टीप्लाई बाय 7 × 5 यानी कि 35। आप इस पर्टिकुलर चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो आंसर विल बी 4375, बस।
तो आपको पता चल गया कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो चक्का इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त इतने रिवॉल्यूशंस कर रहा है। ध्यान रखना, चक्के वाले जो सवाल होते हैं इनका एक ही नियम होता है, डिस्टेंस को रिप्लेस करो सरकमफरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से, खत्म कहानी। इनका दूसरा नियम होता है, यूनिट्स में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज देखने नहीं चाहिए। चेंज अगर दिख रहा है तो बहुत ही सावधानी के साथ उनको सभी को एक यूनिट्स में लाना। तीसरा, मेरी तरफ से टिप रखो कि कभी भी सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें। टिप नंबर 2 कि आपको अगर किलोमीटर डिफरेंट डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो आप उसका अगर मिनट में भी कन्वर्ट कर रहे हो तो आप उसका कन्वर्जन डिनोमिनेटर में ही जाकर करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि नहीं मैडम वो तो आप तो डिवाइड हो रहा है, वो नियम नहीं चेंज करना, ठीक है। सो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में अभी कैसे भी पैटर्न के सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालो, है ना। कल डिस्टेंस दिया था, स्पीड दिया था, टाइम दिया था। हो सकता है कल को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको देकर रखे, स्पीड निकालने को बोले, डिस्टेंस निकालने को बोले और टाइम निकालने को बोले। मतलब देखो टोटल कितनी एंटाइटीज हैं, टोटल आपके पास यहाँ 4 एंटाइटीज हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है टाइम, तीसरा है स्पीड और चौथा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। इन चारों एंटाइटीज में से आपको कोई भी 3 के बारे में डेटा गिवन होगा और जो एक बच जाएगी वो रिमेनिंग एक आपको टू फाइंड करनी होगी। तो आप ऐसा मत सोचना कि हमेशा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को ही टू फाइंड करने को कहा जाएगा। ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है सीबीएसई की तरफ से जो आपको सिखाना चाह रहा है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस में ये लॉजिक लगता है, इसको ऐसे करते हैं, बट इट डजंट मीन्स कि हमेशा पेपर में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ही निकालने को आएगा। एनी 4 इंफॉर्मेशंस कैन बी आस्क्ड टू यू, एनी 4, ठीक है, एनी 4, डन। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या है भैया, देखते हैं कंटिन्यू में। एक और है क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ है येगा। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ो क्या बोल रहा है वो। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ ऊपर में करके दिखा रही हूँ। वो ये कह रहा है अगर पेरीमीटर और सर्कल का एरिया दोनों इक्वल हो जाएं, होंगे कि नहीं होंगे इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्वेश्चन वाला कह रहा है हो जाए। मतलब ही इज सेइंग टू यू कि एरिया, अरे एक मिनट रुको, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आप लोगों का पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या मैं सही कह रही हूँ? मैं नहीं, क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है आगे, कुछ नहीं, प्लीज पुट फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही सर्कल के एरिया और उसी सेम सर्कल के पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है, सो डोंट पुट R1 एंड R2। R1, R2, R3, R4 ये कब पुट करते हैं? जब आपके पास 2 अलग अलग सर्कल्स हो। यहाँ तो सेम ही सर्कल है ना, सो वाई टू पुट R1, वाई पुट R2, दे आर सेम, ठीक है। खैर अब क्या हो जाएगा, देखो R और एक R दोनों तरफ से कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में एक R बचेगा और राइट हैंड साइड में 2 बचेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू 2। और यहीं पे पूछा था कि कैलकुलेट कर रही है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, तो यहाँ से रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब हमारे पास जो चीज़ बचती है दैट इज़ द वेरी लेंथी क्वेश्चन ऑफ दिस सिलेबस, एंटायर सिलेबस, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। देखो एक आर्चरी जो होता है, तीरबाज, बंदूकबाज, वो लोग जो निशाना लगाते हैं, एक वो आखिरी टारगेट आपको दिया है, अलग अलग रीजन्स दिए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट वगैरह वगैरह। वो ये कह रहा है जो गोल्ड स्कोर है उस गोल्ड स्कोर का डायमीटर, ध्यान रखना गोल्ड स्कोर का डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ गोल्ड आपको कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो तुरंत आप बाजू में उस डायमीटर से रेडियस निकाल लीजिए।
तो रेडियस ऑफ गोल्ड ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी गोइंग टू बी 21 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट में आंसर निकाल के अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं करना है, फ्रैक्शन में रहने दो। आगे बोल रहा है अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। बाकी के जो अदर बैंड्स हैं गोल्ड के बाजू में, उनकी जो विड्थ है वो विड्थ कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। विड्थ का मतलब यहाँ से लेकर, एक मिनट ये कलर उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये गैप है, ये गैप 10.5 है। उसके बाद अगेन जहाँ पे रेड ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ ब्लू ख़त्म हो रहा है दैट इज़ अगेन 10.5। फिर जहाँ से ब्लू ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे ब्लैक ख़त्म हो रहा है दैट इज़ अगेन 10.5 एंड दैट इज़ अगेन 10.5। मतलब आपको आगे के कलर्स का डायमीटर नहीं दिया, ठीक है, आपको आगे के कलर्स का डायमीटर नहीं दिया, आपको उसके बदले विड्थ दिए, विड्थ। तो ये कॉमन सेंस है कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बाकियों के रेडियसेस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको सेंटर मानूंगी, अगर मैं इसको सेंटर मानूंगी तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि मैडम रेडियस ऑफ रेड कितना है, तो मैं कहूँगी रेडियस ऑफ रेड का मतलब है जितना गोल्ड का रेडियस है प्लस जितनी उसकी विड्थ है, क्योंकि सेंटर सभी का सेम है ना। मतलब गोल्ड का जो सेंटर है वही रेड का सेंटर है, वही ब्लू का सेंटर है, वही उसका सेंटर सबका। तो रेडियस ऑफ रेड क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस विड्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ गोल्ड कितना है 21/2, विड्थ कितनी है 10.5। 10.5 का मतलब वही होता है 21/2, तो मैं इसको लिख देती हूँ 21/2। तो इससे रेडियस ऑफ रेड मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 21। हो सकता है पेपर में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन ना दिया जाए, बल्कि इतने बड़े क्वेश्चन के बदले में आपको वो यही क्वेश्चन पूछ लेता, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। इस क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन हो सकता है पेपर में ना पूछा जाए, बट इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स तो पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको रेडियस ऑफ ब्लू निकालना है तो रेडियस ऑफ ब्लू निकालने के लिए पहले रेडियस ऑफ रेड को ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेड तक जाएंगे उसके बाद ही ब्लू स्टार्ट होगा ना, रेड के बाद ही ब्लू स्टार्ट होगा। तो रेड के रेडियस में ब्लू की विड्थ को ऐड करना है। तो अगर, अच्छा यहाँ पे खैर जगह कम पड़ गई है क्योंकि मैंने नीचे कुछ और सॉल्व कर लिया है, क्या करें, थोड़ा कंजूसी से निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ ब्लू अगर आपको निकालना है तो रेडियस ऑफ रेड प्लस विड्थ। रेडियस ऑफ रेड कितना है 21, विड्थ कितनी है 10.5, ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ 21/2। कैलकुलेशंस अगर आप इसकी कर लेंगे दैट विल बी 31.5, और 31.5 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, आप लोगों का 60 कितना 3.63/2। तो यहाँ से ब्लू का रेडियस आ गया। वैसे ही अगर मुझे ब्लैक का रेडियस निकालना है तो ब्लैक का रेडियस निकालने के लिए मुझे ब्लू तक जाना पड़ेगा और फिर विड्थ ऐड करनी होगी। तो रेडियस ऑफ ब्लैक इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ब्लू, ठीक है, प्लस में विड्थ। अब रेडियस ऑफ ब्लू कितनी है, रेडियस ऑफ ब्लू पहले से मेरे पास ऊपर है 63/2। रेडियस ऑफ विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 10.5, 10.5 मतलब 21/2। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो दैट विल बी 42। अगर मुझे रेडियस ऑफ वाइट निकालना है तो मुझे पहले रेडियस ऑफ ब्लैक तक जाना पड़ेगा और मुझे फिर वहाँ जाके विड्थ ऐड करनी होगी। ये आप कर लेना, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पांचों की रेडियसेस कैलकुलेट कर ली। अगर क्वेश्चन में पांचों की रेडियस फाइंड करने को कहता तो हमने कर ली, बट क्वेश्चन वाला तो आगे कुछ और पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन्स। हर स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालो। अब देखो मैं बताती हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक एक स्टूडेंट से कहाँ होती है, उसे लगता है कि अरे वाह सिर्फ एरिया निकालने को बोल रहा है, ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, ऊपर से वो भी सर्कल का एरिया, ओ दैट इज़ वेरी गुड। तो वो क्या करता है पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता है और उसको इतनी खुशी होती है कि बस वो रेडियस की वैल्यू पुट करता जाता है और एरिया निकालता जाता है। बट भाई ऐसा नहीं है। अगर तुमको एरिया ऑफ गोल्ड निकालना है देन इट इज़ गुड, क्या करो पाई लिखो और रेडियस ऑफ गोल्ड पुट कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। रेडियस ऑफ गोल्ड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बट उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन्स। अगर आपको रेड वाले का एरिया निकालना है तो रेड वाला क्या कंप्लीट सर्कल है क्या,
वो सर्कल के जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या रेड पूरी तरीके से रेड है? पूरी तरीके से का रेड मतलब क्या ये इस तरीके से पूरा पूरा ये एरिया रेड है? नहीं मैडम, ये पूरा एरिया रेड नहीं है, क्योंकि बीच में उस जगह को किसने हथिया लिया? गोल्ड। ऐसे अगर पूरा रेड होता ना, अगर ये ऐसा पूरा रेड होता तो हम लोग क्या कर लेते? फॉर्मूला लगाते, एरिया ऑफ रेड इज इक्वल्स टू पाई रेडियस ऑफ रेड का स्क्वायर, बात खत्म। बट ये कंप्लीटली रेड नहीं है, उसके बीच में गोल्ड वाले एरिया ने उस जगह को हथिया लिया है। मतलब अगर तुम ये लिखोगे कि एरिया ऑफ रेड रीजन और उसको लिखोगे पाई आर स्क्वायर रेड, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली रेड नहीं है, उसके बीच में उसकी जगह को किसने हथिया लिया है? गोल्ड ने हथिया लिया है। सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? उस गोल्ड को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास किसका? रेड रीजन का क्या आएगा? आप लोगों के पास एरिया आएगा, है ना? तभी आपके पास उस रेड रीजन का एरिया आएगा, उस रेड के स्कोरिंग रीजन का। तो अभी गधे के जैसे ये मत करना कि मैडम अपन पाई की वैल्यू पुट कर दिए, स्क्वायर कर दिया, ऐसा मत करना। देखो कैलकुलेशन ऐसी करना, मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपके लिए है, ठीक है? जैसे पाई को पहले तो कॉमन निकाल लेना। रेडियस ऑफ रेड कितना है आप लोगों के पास? देखिए ऊपर हमने निकाला था ना, कहाँ गया 21, ठीक है? तो 21 का स्क्वायर लिख देना, स्क्वायर करना भी मत, सिर्फ लिख देना। रेडियस ऑफ गोल्ड ये कितना था? ये था 21 डिवाइडेड बाई 2, राइट? यही था ना 21 डिवाइड बाई 2। यस मैडम, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट अंदर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर तुम चाहो तो स्क्वायर करके माइनस कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएं। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 21 बाई 2, और ये हो जाएगा 21 ये एक मिनट 21 माइनस 21 बाई 2, ये ऐसे। अब कैलकुलेशंस कर लीजिए, पाए वैसे का वैसी। 21 प्लस 21 बाई 2 ये कितना हो जाने वाला है? 2 1 2 42 42 और 21 दैट विल बी 63 बाई 2 मल्टीप्लाई 21 में से 21 बाई 2 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 21 बाई 2। अगर तुम पाई की वैल्यू डालना चाहते हो तो अब पाई की वैल्यू डाल दो, और अब देख लो क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है। 7 1 7 9 है ना, 2 1 2 11। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 9 99 मल्टीप्लाई बाय 21 बाई 2 कर लेना, यूनिट डाल देना, तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने रेड वाले रीजन का आंसर निकाल लिया। तो ऐसा मत सोचो कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, हो सकता है इतना लेंदी क्वेश्चन ना देखे, वो सिर्फ रेड तक का ही आंसर पूछ ले। तो इसीलिए इसको सॉल्व कैसे करना है आपको वो आना तो चाहिए ना, भले ही वो रेड पूछे या चाहे पिंक पूछे कि कुछ भी पूछे। अब मान लेते हैं आपको लेट से ब्लू रीजन निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो अब आप ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे ना कि पाए आर स्क्वायर ब्लू और बोलोगे मैडम कि लो ब्लू रीजन का एरिया निकल गया, तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? वो इसीलिए गलत होगा कि मैडम क्योंकि ब्लू पूरा ब्लू नहीं है, ब्लू के बीच में रेड भी आ गया है, ब्लू के बीच में गोल्ड भी आ गया है। फिर ऐसे में तो अब क्या करें? तो ऐसे में देखो ब्लू का एरिया का फॉर्मूले में से आपको माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा? गोल्ड को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड वाला आ चुका है। आपको साथ ही साथ में रेड वाले को भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रेड भी आ चुका है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड सर्कल नहीं, एरिया ऑफ रेड रीजन, क्योंकि रेड कंप्लीटली नहीं आया ना, रेड तो थोड़ा सा ही आया है। कितना? ये वाला, ये ऐसे माइनस करेंगे। अगर आपको एरिया ऑफ ब्लैक पूछा जाए तो एरिया ऑफ ब्लैक कैसे निकालेंगे? ब्लैक के अंदर देखो क्या क्या आया है, ब्लू वाला गोला आया है, रेड वाला आधा गोला आया है, गोल्ड पूरा आया है। तो जो भी ब्लैक का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर ब्लैक, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या? एरिया ऑफ गोल्ड। माइनस करना पड़ेगा क्या? एरिया ऑफ रेड रीजन। रीजन पूरा का पूरा रेड नहीं, सिर्फ रीजन, ये जो रीजन निकाले हैं ना ये वाला, माइनस एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ये जो आप ब्लू निकालेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से ब्लैक आ जाएगा एंड सिमिलरली वाइट।